Good evening, students. So, this is our lecture number 62 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023. So, this is going to be our last lecture on chapter 35. अभी तक हमने चैप्टर 35 के 5 सेक्शंस कर लिए, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 478 टू सेक्शन 483. एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, देन सब्सिक्वेंटली विल मूव फॉरवर्ड. हमने सबसे पहले सेक्शन 2 में जो आपका डेफिनेशन क्लॉज है वहाँ से शुरुआत की थी, ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था. देन सब्सिक्वेंटली वी मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर 35. हमने सबसे पहले सेक्शन 482 किया था विच रिलेट्स टू एंटिसिपेटरी बेल. एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? जहाँ पर आप बेल लेते हो इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट, ठीक है. एंटिसिपेटरी बेल कौन ग्रांट कर सकता है? हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है. फिर हमने सेक्शन 478 किया था. सेक्शन 478 रिलेट्स टू बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है. बेसिकली सेक्शन 478 के अंदर बेल मिलना आपका एक स्टैच्यूटरी राइट हो जाता है. यहां पर हमने पढ़ा था इंडिजेंट पर्सन कौन होते हैं, और हमने ये भी समझा था एक्सप्लेनेशन पार्ट के थ्रू सेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 के, ठीक है, कि एक इंडिजेंट पर्सन हम उसे भी कहेंगे जो 7 दिन के अंदर बॉन्ड को एग्जीक्यूट ना कर पाए, ठीक है, एक बेलेबल ऑफेंस में. ये आपको क्लियर है. फिर हमने सेक्शन 480 किया था विच रिलेट्स टू बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है. इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हमने 2-3 बार कवर किया है, तो इसमें दोबारा हम लोग डेल्व नहीं करेंगे कि इसकी लैंग्वेज क्या कहती है. फिर हमने किया था सेक्शन 481 जो कि ये कहता है कि अगर आप सब्सिक्वेंटली इनोसेंट पाए जाते हैं तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका मैटर किसी हायर कोर्ट के पास जाए, ठीक है. तो हम आपको एक बॉन्ड में एंटर करवाते हैं कि अगर द मैटर इज वेंट फॉर अपील, ठीक है, तो वहां पर जो भी एपेलेट कोर्ट होगा उसके सामने आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करोगे. फिर हमने सेक्शन 483 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की स्पेशल पावर्स को पढ़ा था, ठीक है, कि मतलब बेसिकली हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास किसी भी सिचुएशन में बेल ग्रांट करने की पावर है अगर वो नेसेसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करें तो. क्लियर है आपको? अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन 484 की तरफ. सेक्शन 484 अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ. कितना अमाउंट रहेगा बॉन्ड का और उसको रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं किया सकता, आइए पढ़ते हैं. द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड executed under this chapter, that is chapter 35, shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive. ये मैंने आपको बताया था कि हम किसी प्रकार का यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बना सकते कि मतलब मान लो अगर चोरी हुई है, थेफ्ट हुआ है, तो वहां पर बेल का जो अमाउंट है वो 50,000 ही होना चाहिए. हमको यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बना सकते. जो भी अमाउंट फिक्स किया जाएगा वो केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को प्रॉपरली पेरूस करके किया जाएगा, उसको ध्यानपूर्वक समझ के किया जाएगा. मतलब हर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में जो अमाउंट होगा वो डिफरेंट हो सकता है. क्लियर है आपको? ठीक है. यहां पर ये कहता है कि जो अमाउंट होगा इट शुड बी फिक्स्ड. ये नहीं होना चाहिए कि अप टू 50,000 हो या फिर अप टू 1 लाख रुपीज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. इट शुड बी फिक्स्ड. इट शुड बी इधर 50,000 और 1 लाख रुपीज, ऐसा कुछ होना चाहिए. और साथ ही साथ हम ये भी डायरेक्शन दे रहे हैं आपको कि वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने अगर चोरी की है 10,000 रुपए की, आप बेल में जो अमाउंट इंपोज कर रहे हो वो 1 लाख रुपए का है, क्या ये एक्सेसिव नहीं है? बिल्कुल ही एक्सेसिव है, ठीक है. तो यहां पर सबसेक्शन 2 ये कहता है द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन मे डायरेक्ट दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड. अब अगर आप चाहें, आपको लगता है कि द अमाउंट इज अनरीजनेबल या फिर इनएप्रोप्रिएट या फिर एक्सेसिव, तो आप कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन डाल सकते हो कि जो अमाउंट इतना एक्सेसिव है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है. और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो वो अमाउंट को रिड्यूस भी कर सकती है. क्लियर है आपको? याद रखिएगा हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की अथॉरिटी नहीं है. सेक्शन 485 सबसेक्शन 1 बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड श्योरिटीज. सेक्शन 485 बेसिकली हेड नोट. सबसेक्शन 1 बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड, a bond for such sum of money as the police officer or court as the case may be
think sufficient shall be executed by such person, and when he is released on bond or bail bond by one or more sufficient sureties, condition that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue so to attend until otherwise directed by the police officer or court as the case may be। मतलब किसी इंसान को आप रिलीज तभी करेंगे जब वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर दे, उससे पहले आप उसको रिलीज नहीं करेंगे। देखिए लिखा है ना, वेयर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी एज द पुलिस ऑफिसर कोर्ट एज द केस में बी थिंक सफिशिएंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन। ठीक है, जब तक बॉन्ड का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है आप किसी भी इंसान को रिलीज नहीं करेंगे। द एग्जीक्यूशन कैन बी मेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ या फिर बाय वन और मोर श्योरिटीज। यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक एक्यूज्ड के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक सिंगल श्योरिटी रहे, एक से अधिक श्योरिटीज भी हो सकते हैं। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 2, वेयर एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन ऑन बेल, द बॉन्ड और बेल बॉन्ड शैल ऑल्सो कंटेन दैट कंडीशन। ठीक है, जो बेल में जो कंडीशंस लिखी जाएंगी जिस पर उसको रिलीज किया जाएगा, वही सेम कंडीशन बॉन्ड और बेल बॉन्ड में भी स्टिपुलेट किए जाएंगे। वही जो मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्म नंबर 47। ठीक है, जो आपका बेल बॉन्ड का जो फॉर्मेट है, बॉन्ड और बेल बॉन्ड का जो आपका फॉर्मेट है, उसमें वो कंडीशंस भी बेल की लिखी जाएंगी। सबसेक्शन 3, इफ द केस सो रिक्वायर्स द बॉन्ड और बेल बॉन्ड शैल ऑल्सो बाइंड द पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन एट द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और अदर कोर्ट टू आंसर द चार्ज। ठीक है, जिस बॉन्ड पर आपको रिलीज किया जा रहा है हम उसमें यह भी कंडीशन इंपोज कर सकते हैं कि अगर आपका केस सब्सिक्वेंटली किसी और कोर्ट के पास ट्रांसफर हो या किसी हायर कोर्ट के पास ट्रांसफर हो तो वहां पर भी आपको अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना पड़ेगा। ये कंडीशन वी कैन ऑल्सो इंपोज। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो कोर्ट मतलब कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम है, जो आपका ट्रायल कंडक्ट करेगा, सिर्फ उसी के सामने आपको अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करवाना है। अगर सब्सिक्वेंटली फॉर एनी रीजन वो केस जो है अगर किसी हायर कोर्ट के पास चले जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेक्शन 447 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 की पावर को यूज करके हाईकोर्ट जो है वो केस अपने पास ले आता है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उस केस का ट्रायल करता है। ठीक है, हो सकता है उस पर्टिकुलर केस में मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर हो कि वो कंपिटेंट है उस पर्टिकुलर केस को ट्राई करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी रीजनिंग उनको लगा हाई कोर्ट को, तो उन्होंने सेक्शन 447 के अंदर उस केस को अपने पास ले लिया और ट्रायल कंडक्ट करने का सोचा। ठीक है, तो वहां पर अगर हाई कोर्ट ट्रायल कंडक्ट कर रहा है तो आपको हाई कोर्ट के सामने अपनी अपीयरेंस को इंश्योर करना पड़ेगा। सेम अप्लाइज टू सेक्शन 448। कोर्ट ऑफ सेशन भी किसी भी केस को अपने पास लेके ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपनी अपीयरेंस को इंश्योर करना पड़ेगा। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 4, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटीज आर फिट और सफिशिएंट द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट्स in proof of the facts contained therein relating to the sufficiency or fitness of the sureties, or if it considers necessary may either hold an inquiry itself or cause an inquiry to be made by a magistrate subordinate to the court as to such sufficiency or fitness। बेसिकली अगर किसी इंसान का श्योरिटी बनना है तो उसको ये दिखाना पड़ता है that the person is sufficient and competent। sufficient का मतलब क्या है? that the person is solvent, एंड कंपीटेंट का मतलब क्या है? दैट द पर्सन इज ए मेजर ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, ये सारी चीजें उसको शोकेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें शोकेस करने के लिए एक मेयर एफिडेविट इज सफिशिएंट। ये हमने पढ़ा था ना हुसैनरा खातून वाले केस में, आपको याद होगा। ठीक है, वहां पे कहा गया था ना कि एक मेयर एफिडेविट श्योरिटी कंपिटेंसी को दिखाने के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा अगर आप श्योरिटी बनना चाहते हो कि आप सफिशिएंट हो, आप कंपीटेंट हो, आप सॉल्वेंट हो। ठीक है, पर अगर कोर्ट को शक होता है एफिडेविट पे भी कि नहीं ये बंदा शायद से फिट नहीं है, फॉर एग्जांपल उसको किसी प्रकार की बीमारी हो सकता है, सब्सिक्वेंटली वो बॉन्ड के फोरफीचर से पहले उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, वहां पे तो फिर बॉन्ड को आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन अगर लगता है कोर्ट को तो वो वहां पर अपने एंड से एक इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है या फिर किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्टेरियल कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकती है कि वो उनके बिहाफ में एक इंक्वायरी कंडक्ट करे पता लगाने के लिए कि जो श्योरिटी है वो प्रॉपरली सफिशिएंट और सॉल्वेंट है कि नहीं है, फिट है कि नहीं है टू बिकम द श्योरिटी। क्लियर है आपको? सेक्शन 486, एवरी पर्सन standing surety to an accused person for his release on bail shall make a declaration before the court as to the number of persons to whom he has stood surety including the accused, giving therein all the relevant particulars। देखिए ये जरूरी, अब देखिए सेक्शन 486 ने ना एक प्रिंसिपल इंश्राइन किया है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप श्योरिटी हैं तो आप किसी एक इंसान की ही श्योरिटी बन सकते हैं।
आप मल्टीपल पर्सन्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए श्योरिटी। ठीक है, ये प्रिंसिपल है सेक्शन 486 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन कोर्ट इस फैक्ट को माइंड में लेगा, कोर्ट इस फैक्ट पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा कि आप कितने लोगों के श्योरिटी बन के बैठे हुए हो। एक्चुअली होता क्या है, कोर्ट के बाहर अगर आप जाते हो ना, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, अगर आप उसके बाहर जाओगे तो आपको मिल जाएंगे कई लोग जो कि श्योरिटी बनने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनका फायदा है इसमें, दे गेट टू अर्न समथिंग। ठीक है, तो वो कई लोग के श्योरिटी बनते हैं। अब सपोज उनके पास उतना स्टेट है ही नहीं, ठीक है, उतना स्टेट है ही नहीं कि वो मल्टीपल लोगों की श्योरिटी बन सके, तो कोर्ट जो है वो इस फैक्ट को पेरूज करेगा कि वो बंदा कितने लोगों की श्योरिटी बन के बैठा है और क्या उसके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट है कि वो इस पर्टिकुलर एक्यूज का श्योरिटी बन सकता है कि नहीं। क्लियर है आपको? सेक्शन 487, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। एज सून एज द बॉन्ड और बेल बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, द पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड शैल बी रिलीज्ड, एंड व्हेन ही इज इन जेल the court admitting him to bail shall issue an order of release to the officer in charge of the jail, and such officer on receipt of the order shall release him. सेक्शन 487 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जैसे ही बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, उस पर सिग्नेचर्स हो जाएंगे, उस पर जो अमाउंट स्टिपुलेट था वो मतलब लिख दिया जाएगा, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अगर द पर्सन इज इन द पुलिस कस्टडी तो उसको पुलिस कस्टडी से रिलीज कर देंगे। बट अगर वो इंसान जुडिशियल कस्टडी में है, अगर वो इंसान जुडिशियल कस्टडी में है, तो वहां पर जो जेलर है उसको कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा कि इस इंसान को बेल पर रिलीज कर दिया जाए, बिकॉज इसने बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर लिया है। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन, ये क्या है, एक सेविंग क्लॉज है। नथिंग इन दिस सेक्शन, सेक्शन 478 और सेक्शन 480 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some matter other than that in respect of which the bond or bail bond was executed. अब फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए थे, ठीक है, अब सारे ऑफेंसेस के लिए उसको इंडिपेंडेंट बॉन्ड की जरूरत थी। मतलब अगर उसको सारे ऑफेंसेस के लिए रिलीज होना है तो उसको इंडिपेंडेंट बॉन्ड या बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत थी फॉर एवरी ऑफेंस। अब किसी एक ऑफेंस के लिए उसको छोड़ा गया है, बाकी ऑफेंसेस के ट्रायल, मतलब बाकी ऑफेंसेस में उसको बेल नहीं मिले हैं, तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि बाकी ऑफेंसेस में भी उसको बेल मिल गया और उसको रिलीज कर दिया जाए फॉर अदर ऑफेंसेस फॉर विच ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब बेसिकली उसको रिलीज नहीं करेंगे अगर उसने मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए और किसी एक ऑफेंस में खाली उसको बेल मिला है तो। सेक्शन 488, इफ थ्रू मिस्टेक, यहाँ क्या बोला, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट, इफ through mistake, fraud or otherwise insufficient sureties have been accepted, or if they afterwards become insufficient, the court may issue a warrant of arrest directing that the person released on bail be brought before it and may order him to find sufficient sureties, and on his failing so to do may commit him to jail. ठीक है, यहां पर बेसिकली ये क्या कह रहा है, सेक्शन 488 ये कहता है कि सपोज कोई बंदा किसी का श्योरिटी बनना था, हमने उसका बना था, हमने उससे एफिडेविट मांगा था, कहीं ना कहीं हम श्योर हो गए थे कि हाँ ये बंदा सफिशिएंट और फिट है टू बिकम द श्योरिटी। Subsequently, the person becomes insolvent, या फिर he become insufficient to be the surety. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेंगे, हम एक्यूज को पकड़ के लाएंगे और उसको डायरेक्शन देंगे कि तुम किसी सफिशिएंट श्योरिटी को ढूंढ के लाओ, नहीं तो हम तुम्हें क्या करेंगे, जेल में कमिट कर देंगे, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में डाल देंगे। क्लियर है आपको? 489, discharge of sureties. All or any sureties for the attendance and appearance of a person released on bail may at any time apply to a magistrate to discharge the bond, either wholly or so far as relates to the applicants. Subsection 2 इसको पूरा पढ़ते हैं। On such application being made, the magistrate shall issue his warrant of arrest, directing that the person so released be brought before him. Subsection 3, on the appearance of such person pursuant to the warrant or on his own voluntary surrender, the magistrate shall direct the bond to be discharged either wholly or so far as relates to the applicants, and shall call upon such person to find other sufficient sureties, and if he fails to do so, may commit him to jail. Section 489 बेसिकली इस रिगार्डिंग बात करता है कि अगर मान लीजिए श्योरिटी बना था, उसको कहीं पर भी ये एप्रीहेंशन होता है कि जो एक्यूज्ड है वो बेल के कंडीशन से कंप्लाई नहीं करेगा, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने बॉन्ड को डिस्चार्ज करवा सकता है। मतलब जो उसने बॉन्ड एंटर करवाया था उसको डिस्चार्ज करवा सकता है। नाउ देयर इज नो बॉन्ड इन पिक्चर। अगर उसने डिस्चार्ज करा दिया तो इसका मतलब इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि अब किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं है। अब ये किस सिचुएशन में हो सकता है, जहां पे श्योरिटी को लगे कि एक्यूज जो है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बेल के कंडीशंस को वॉयलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये ऐसा क्यों होता है।
जो आपका बॉन्ड होता है ना, उसमें कंडीशंस लिखे रहते हैं, सिग्नेचर होता है आपका, ठीक है, और यहां पर आपका अमाउंट लिखा रहता है, ठीक है। अब ये अमाउंट तुरंत नहीं लिया जाता है। होता क्या है कि आपको ये अमाउंट स्टिपुलेट कर दिया जाता है। हम जो श्योरिटी होता है या फिर जो एक्यूज्ड है, जो पर्सनल बॉन्ड पे छूटा है, हम ये देख लेते हैं कि वो इंसान जो है वो सक्षम है सब्सिक्वेंटली इस अमाउंट को पे करने के लिए। इसलिए तो हम एफिडेविट ले रहे हैं पता करने के लिए कि तुम पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो हम खाली ये अमाउंट लिख देते हैं उस बॉन्ड में, ठीक है। फिर होता क्या है, अगर सब्सिक्वेंटली इनके कंडीशंस का वायलेशन होता है, अगर कंडीशंस का वायलेशन होता है, तब इस अमाउंट को फोरफिट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर श्योरिटी को लग रहा है कि मेरा जो अमाउंट है इसको फोरफिट किया जा सकता है, तो ये मैं चाहता नहीं हूं कि हो, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं जो बॉन्ड है ना उसको डिस्चार्ज कर देता हूं। अब अगर ऐसा सिचुएशन खड़ा होता है तो क्या होगा, एक्यूज के अगेंस्ट में अगेन वारंट ऑफ अरेस्ट रिलीज किया जाएगा, ठीक है, और फिर उसको डायरेक्शन दिया जाएगा, सेम प्रोसीजर, कि तुम अपने लिए कोई सफिशिएंट श्योरिटी ढूंढ के लाओ, अगर नहीं ढूंढ के ला पाओगे तो हम तुम्हें जेल में कमिट कर देंगे। डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस, ठीक है। सेक्शन 490 क्या बोलता है ये देखते हैं। डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस, व्हेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, सच कोर्ट और ऑफिसर मे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, permit him to deposit a sum of money or government promissory notes to such amount as the court or officer may fix in lieu of executing such bond। बेसिकली सेक्शन 490 में क्या होता है आपका, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हमने ये बोला कि हम एक अमाउंट स्टिपुलेट कर देते हैं, अगर आप बॉन्ड के कंडीशन से कंप्लाई नहीं करेंगे तो वो अमाउंट हम लोग जब्त कर लेंगे। क्लियर है आपको। सेक्शन 490 ये बोलता है कि हम ये नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, आपको किसी भी बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाने के बजाय, बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाने के बजाय आपको मैं एक चीज समझाता हूं। देखिए, बॉन्ड और बेल बॉन्ड जो है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से कंप्लाई नहीं करेंगे तो इट विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हम आपको ऑब्लिस्ट करते हैं कि आप डैमेजेस पे करिए। डैमेजेस क्या है, जो यहां पे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट थी। क्लियर है आपको। अब यहां पर कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है कि हम आपसे किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, मतलब बॉन्ड या बेल बॉन्ड में आपको एंटर नहीं करवा रहे हैं, हम रेदर आपसे डायरेक्ट जो अमाउंट है उसको ही ले रहे हैं, वही ले रहे हैं आपसे किसी भी प्रकार का बॉन्ड या बेल बॉन्ड में आपको एंटर नहीं करवा रहे, वो अमाउंट ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो अमाउंट लेने के बाद अगर मान लीजिए सब्सिक्वेंटली आप कंडीशंस से कंप्लाई नहीं करते हैं, तो वो आपका अमाउंट जो है उसको टाटा बाय बाय कह दीजिएगा। क्लियर है आपको। 491 प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फोरफिटेड। अब हम लोग समझेंगे कि प्रोसीजर क्या होगा, जो ये अमाउंट था ना, इसको फोरफिट करने का प्रोसीजर क्या होगा। Where a bond under this Sahita is for appearance or for production of property before a court, and it is proved to the satisfaction of that court or of any court to which the case has subsequently been transferred that the bond has been forfeited, or in respect of any other bond, देखिए जो आपका क्लॉज A है, it relates to BNSS, ठीक है, और क्लॉज B relates to any other bond in any other law, ठीक है। In respect of any other bond under this Sahita, I'm so sorry, it basically relates to bond under any other section, ठीक है। और भी कई सेक्शंस में आपको बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे रिलीज किया जाता है, ये उनकी बात कर रहा है। और जो आपका क्लॉज ये ए है, इट बेसिकली रिलेट टू चैप्टर 35 ओनली, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर बॉन्ड अंडर दिस Sahita, it is proved to the satisfaction of the court by which the bond was taken, or of any court to which the case has subsequently been transferred, or of the court of any magistrate of the first class, that the bond has been forfeited। Basically, हमने आपको कुछ डायरेक्शंस दिए थे, ठीक है, कि आप अपीयर होंगे, आपको कहा जाएगा कि अपनी प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करिए, आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करेंगे। आपने उन कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया, तो हमने क्या किया, हमने आपके बॉन्ड को फोरफिट कर लिया, हमने उसको जब्त कर लिया, ठीक है। याद रखिएगा, कंडीशन जो है हम वो ये भी अप्लाई करते हैं, अभी चलिए वो एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दूंगा। आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, द कोर्ट शेल रिकॉर्ड द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ एंड मे कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड टू पे द पेनल्टी देयर ऑफ, और टू शो कॉज वाई इट शुड नॉट बी पेड, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर आप बॉन्ड के कंडीशन से कंप्लाई नहीं किए तो क्या होगा, हम रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि आपने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉन्ड के कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया, और जो भी इंसान उस बॉन्ड में अमाउंट को पे करने के लिए लायबल था, बाउंड था, उसको बुला के हम उससे रीजंस पूछेंगे कि ये अमाउंट तुमको हम पे करने के लिए ऑब्लिगेट, ड्यूटी बाउंड क्यों ना करें,
ठीक है, मतलब बेसिकली अब उसको पे तो करना है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप जस्टिफाई करें। जस्टिफाई क्या कर सकते हैं, आप बोलें कि मतलब अरे मेरे को समन भेजा गया था, एक्यूज को समन भेजा गया था, मान लो श्योरिटी वो आके बोलेगा कि एक्यूज को समन भेजा गया था, वो समन उस तक कहीं तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई भी अगर वो रीजनेबल एक्सक्यूज दे देता है तो वहां पर जो पेनल्टी का जो पेनल्टी जो इंपोज करने वाले थे वो क्या पता ना भी करें, माफ भी कर दें, ठीक है। बट जनरली हम बस एक मौका देंगे आपको कि आप अपना साइड प्रेजेंट करिए कि आपका जो बॉन्ड का अमाउंट है उसको फोरफिट क्यों ना किया जाए। क्लियर है। एक्सप्लेनेशन, अ कंडीशन इन ए बॉन्ड फॉर अपीयरेंस or for production of property before a court shall be construed as including a condition for appearance as the case may be for production of property before any court to which the case may subsequently be transferred। ठीक है, बॉन्ड में ये कंडीशंस इंपोज किए जाते हैं कि अगर आपका जो केस है वो किसी और कोर्ट के सामने ट्रांसफर किया जाए या किसी हायर कोर्ट के पास चले जाए तो वहां पर भी आपको अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना पड़ता है, अपनी अपीयरेंस को इंश्योर करना पड़ता है। क्लियर आपको। अगर आप इस टर्म से भी कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वी विल forfeit the bond। Subsection 2, if sufficient cause is not shown and the penalty is not paid, the court may proceed to recover the same as if such penalty were a fine imposed by it under this संहिता। अब इसका रिलेशन है आपका सेक्शन 24 ऑफ BNSS से, जिसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन आपको मिल जाएगा सेक्शन 30 ऑफ CRPC के अंदर। याद है आपको, इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। हमने इस सेक्शन में यह पढ़ा था कि अगर मान लीजिए भारतीय न्याय संहिता के अंदर किसी ऑफेंस के लिए आपके ऊपर फाइन इंपोज किया जाता है और आप उस फाइन के अमाउंट को पे नहीं करते हैं तो आपको एक सर्टेन टाइम ऑफ इंप्रिजनमेंट फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। अब देखते हैं कि यहां पर कितना इंप्रिजनमेंट आपको दिया जाएगा। बेसिकली सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर आपने पेनल्टी पे नहीं किया तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज एक्चुअली एन अमाउंट ऑफ फाइन, मतलब कि हम आपको इंप्रिजनमेंट ग्रांट कर सकते हैं। अब देखिए कितना इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पेनल्टी इज नॉट पेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इन द मैनर एफोरसेड, the person so bound as surety shall be liable by order of the court ordering the recovery of the penalty to imprisonment in civil jail for a term which may extend to 6 months। कहां पे हम आपको भेज सकते हैं? सिविल जेल में भेज सकते हैं। ठीक है, सिविल जेल में आपको भेज सकते हैं और जो मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट होगा इट में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, यानी 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट हम आपको दे सकते हैं इस सिचुएशन में। क्लॉज 3, द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजंस फॉर डूइंग सो, मतलब आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। रेमिट एनी पोर्शन ऑफ द पेनल्टी मेंशन एंड इन्फोर्स पेमेंट इन पार्ट ओनली। अब यहां पर कोर्ट के पास यह भी डिस्क्रिप्शन है कि जो पेनल्टी का अमाउंट स्टिपुलेटेड था वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर उसका पार्ट वाइज पेमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 लाख रुपीज का था पेनल्टी, तो कह दे कि हर 3 महीने में तुम 20,000 रुपीज पे करना, यानी कि पार्ट वाइज पेमेंट करना। ठीक है, या फिर 1 लाख का अमाउंट था उसको रिड्यूस करके कोर्ट ने 50,000 कर दिया, ये कर सकता है कोर्ट, डिस्क्रिशन है। वेयर ए श्योरिटी टू अ बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फोरफिटेड हिज स्टेट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। बेसिकली अगर बॉन्ड के फोरफीचर से पहले श्योरिटी की मृत्यु हो जाती है तो जो भी उसके स्टेट, जो भी उसकी प्रॉपर्टी लायबल थी फोरफीचर के लिए, वो लायबिलिटी हटा दी जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, बेसिकली यही होगा कि एक्यूज को हम बुलाएंगे अगर उसकी श्योरिटी की डेथ हो जाए कि तुम जाओ कोई नए सफिशिएंट श्योरिटीज को ढूंढ के लाओ। ठीक है, ओनली देन वी विल रिलीज यू ऑन बेल, नहीं तो हम आपको कस्टडी में ले लेंगे। ठीक है, अब जो आपका सबसेक्शन 5 है इसको हम लोग अभी स्किप करेंगे, इसको हम लोग सेक्शन 125 136 वगैरह जब पढ़ेंगे ना तब उसके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा ये सेक्शन क्या है। सेक्शन 492, विदाउट प्रेजुडिस, मतलब विदाउट हार्मिंग, बिना किसी हार्म पहुंचाए, to the provision of section 491 where a bond or bail bond under this संहिता is for appearance of a person in a case and it is forfeited for breach of a condition। ठीक है, सेक्शन 492 बेसिकली रिलेट्स टू कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। यहां पे ये कहता है कि बिना सेक्शन 491 के जो टर्म्स हैं उसको, जो प्रोविजन है उसको हार्म पहुंचाए, अगर कोई बॉन्ड या बेल बॉन्ड है किसी इंसान के अपीयरेंस के लिए और इसको फोरफिट कर लिया जाए तो यहां पर यह प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। पहला, द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन एज वेल एज द बॉन्ड इफ एनी एग्जीक्यूटेड बाय वन और मोर ऑफ हिज श्योरिटीज दैट केस शैल स्टैंड कैंसिल्ड, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द बॉन्ड और बेल बॉन्ड इज कैंसिल्ड, मतलब उसको दोबारा आप कस्टडी में ले सकते हैं एक्यूज को। एंड देयर आफ्टर no such person shall be released only on his own bond in that case if the police officer or the court, as the case may be, for appearance before whom the bond was executed is satisfied that there was no sufficient cause for the failure of the person bound by the bond to
कंप्लाई विद इट्स कंडीशन। बेसिकली अगर ऐसा कोई सिचुएशन खड़ा होता है तो हम आपको आपके पर्सनल बॉन्ड पे तो अब रिलीज नहीं करेंगे, अब आपको श्योरिटीज ढूंढ के लाने पड़ेंगे और हम आपको खाली बेल बॉन्ड पे रिलीज करेंगे। ठीक है, नथिंग मोर टू डेल्व इनटू। प्रोवाइजो पे आते हैं, बस ये सेक्शन याद रखिएगा, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड, और बाकी जो सेक्शंस मैंने आपको बताए थे सेक्शन 480 सबसेक्शन 5 और क्या था आपका सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 था शायद से, लेट मी जस्ट बी श्योर अबाउट दैट। हाँ, सेक्शन 480 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 483 सबसेक्शन 3। ठीक है, दीज टू सेक्शंस ऑल्सो रिलेट टू कैंसिलेशन ऑफ बेल। ठीक है, तो ये सब बस याद रखिएगा। प्रोवाइजो पे आते हैं, provided that subject to any other provision of this Sahita, he may be released in that case upon the execution of a fresh personal bond for such sum of money and bond by one or more of such sureties as a police officer or the court, as the case may be things sufficient। अगर किसी और केस में उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है बॉन्ड बेल बॉन्ड पे, तो जो आपका ये सबसेक्शन 1 का सॉरी जो ऊपर का ये जो प्रोहिबिशन है ना, ये उसमें अप्लाई नहीं होगा, बस ना ध्यान रखिए। 493 पे आते हैं, when any surety to a bail bond under this Sahita becomes insolvent or dies, or when any bond is forfeited under provision of section 491, the court by whose order such bond was taken or a magistrate of the first class may order that the person from whom such security was demanded to furnish fresh security in accordance with the directions of the direction of the original order, and if such security is not furnished, such court or magistrate may proceed as if there had been a default in complying with such original order। ठीक है, अगर ये सिचुएशन अराइज होता है कि जो श्योरिटी था वो इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर ही डाइज, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम आपको कहेंगे कि आप फ्रेश सिक्योरिटी लेके आओ, मतलब कोई नए श्योरिटी को लेके आओ, नहीं तो हम आपको कस्टडी में ले लेंगे। नथिंग मच टू डेल्व इनटू। 494, व्हेन द पर्सन रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड इज अ चाइल्ड है, कोई बच्चा है, 18 ईयर से कम का है, सच कोर्ट और ऑफिसर में एक्सेप्ट इन ल्यू देयर ऑफ इंस्टेड ऑफ अ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय अ श्योरिटी और श्योरिटीज ओनली। ठीक है, यहां पर हम किसी चाइल्ड को उसके पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज नहीं करेंगे, उसको सिर्फ तब रिलीज किया जाएगा अगर कोई वो श्योरिटी को प्रेजेंट करता है। तो ऑल ऑर्डर्स पास्ड अंडर सेक्शन 491 शैल बी अपीलेबल। अगर बॉन्ड को फोरफिट किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में अपील डाला जा सकता है। आइए देखते हैं अपील का प्रोसीजर क्या होगा। इन द केस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय मैजिस्ट्रेट टू द सेशन जज, अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है फोरफीचर का तो यहाँ पे आप सेशन जज के पास जाएंगे। इन द केस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय ए कोर्ट ऑफ सेशन टू द कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय सच कोर्ट, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर पास किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन के बाद जो भी हायर अथॉरिटी है जिसके पास आप अपील लॉन्च कर सकते हो उसके पास उनको आप अप्रोच करोगे। बेसिकली हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 496, the last section of chapter 35, the high court or court of session may direct any magistrate to levy the amount due on a bond for appearance or attendance at such high court or court of session। क्या कहता है इसका हेड नोट, कहता है power to direct levy of amount due to certain recognizances। The high court or court of session may direct any magistrate to levy the amount due on a bond for appearance or attendance at such high court or court of session। Basically जब हमने सेक्शन 490 को पढ़ा था तो यहां पर हम उसको क्या कह सकते हैं, टू डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी और गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स टू सच अमाउंट एज द कोर्ट और ऑफिसर में फिक्स इन ल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच बॉन्ड। यहां पे या तो हम उसको पूरा अमाउंट पे करने के लिए कह सकते हैं या तो हम उसको कह सकते हैं कि तुम कुछ पेमेंट कर दो, ठीक है, पूरा अमाउंट का पेमेंट मत करो। तो 496 ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन चाहें तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट को कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट था वो भी उसको पे करने के लिए आप ऑब्लिगेट करो। क्लियर है आपको, ताकि उसके बाद ही आप उसकी हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपीयरेंस करवा सको। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। सेक्शन 478 से लेके 483 तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसके आपको सारे एस्पेक्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, आपको बस एक बार हाईलाइट दे रहा। ठीक है, फिर उसके बाद 484 का सेक्शन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी अथॉरिटी जो है जो बॉन्ड के बेल के अमाउंट को रिड्यूस कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 485 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 486 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज। 487 में भी कुछ आपको उतना ध्यान रखने के लिए नहीं है। 488 में आपको भी कुछ ध्यान नहीं देना है। 489 श्योर, हाँ 489 आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज के रिगार्डिंग सेक्शन पूछ देता है कई बार। 490 में उतना ध्यान नहीं देना है आपको। 491 आपको लैंग्वेज याद होनी चाहिए इसकी बस। ठीक है, 492
हाँ 492 में आपको सेक्शन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार बेल कैंसिल हो गया तो वहाँ पर किसी इंसान को उसके पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज नहीं किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है। 493 में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 494 थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एक चाइल्ड जो है उसको खाली बेल बॉन्ड पे रिलीज किया जाएगा, पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज नहीं किया जाएगा। 495 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 496 में भी ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेक्शंस मैंने आपको बताया इन पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर 35 की डिस्कशन कंक्लूड हुई। बाकी मैं यही बोलूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं जुडिशरी के नोट्स अपलोड करूँगा। मैं मतलब प्रीलिम्स और मेंस के भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ पे करवाते रहूँगा। तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक विच आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज की डिस्कशन को कमेंट्स करेंगे। चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चार्ज के डिस्कशन को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट्स करेंगे। टिल देन अभी और कुछ तो रह नहीं गया इसमें शायद से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।